आज हम लोग घर की याद नामक कविता के विषय में पढ़ेंगे। कल हमने इस कविता के प्रथम भाग को पढ़ाया था। इसमें भवानी प्रसाद मिश्र ने घर की एक व्यापक परिभाषा दी है। उन्होंने बताया है कि घर पर मेरे माता पिता भाई बहन सब लोग हैं, लेकिन देश की आज़ादी के लिए मैंने जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया उसके कारण मुझे जेल जाना पड़ा। और जब जेल में मैं पड़ा हुआ हूँ, लगातार बारिश हो रही है सावन के महीने में, तो बार बार मुझे माता पिता भाई बहन सबकी याद आ रही है। इसलिए विवश होकर के मैं इस कविता को लिख रहा हूँ। जिसको जिसको कवि याद करता है, उसमें जब वो अपने माँ को याद करने लगता है तो माँ के विषय में कहता है, और माँ बिन पढ़ी मेरी दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि कहता है कि मेरी माँ निरक्षर है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन दुख में वह गढ़ी मेरी, अर्थात दुख में हमारे लिए एक गढ़ के समान है, किला के समान है, और वह ऐसा किला जो चारों तरफ से सुरक्षित है। वास्तव में व्यक्ति जब माँ के आंचल में रहता है, माँ के गोद में रहता है, तो वह हर प्रकार से सुरक्षित रहता है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि जो व्यक्ति माँ के गोद में अपना सिर रख लेता है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं, अर्थात संसार के सारे सुख माँ के स्नेह में, माँ के गोद में समाहित रहता है। इसलिए कवि जेल में भी अपने माँ को भूल नहीं पाता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से सावन के महीने में लगातार बरसात होने से जल की धारा बहती हुई इस जेल में तक आ रही है, उसी तरह से जो माँ का वात्सल्य प्रेम है, स्नेह है, उसकी भी धारा फैलती हुई यहाँ तक आ रही है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, निरक्षर है, लेकिन उसको लिखना पढ़ना भी नहीं आता, इसीलिए वह पत्र मुझे नहीं लिख पाती, और इसीलिए उसका पत्र भी मेरे पास तक नहीं आ पाता। इसके बावजूद भी कभी अपनी माँ को भूल नहीं पाता है, उसके स्नेह को नहीं भूल पाता, उसके प्रेम को नहीं भूल पाता। इसके बाद कभी अपने पिताजी को याद करते हुए कहता है, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरसता। कभी अपने पिताजी को याद करते हुए कहता है कि यद्यपि उसके पिताजी बहुत ही बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन उनके कार्य व्यवहार से, आचरण से, उनकी दिनचर्या से यह नहीं लगता है कि बुढ़ापा उनके पास फटकने पाता है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, एक क्षण भी बुढ़ापा उनके नज़दीक नहीं पहुंचता है, ऐसी उनकी दिनचर्या है। जो अभी भी दौड़ जाते, जो अभी भी खिलखिलाए। उनके पिताजी इस उम्र में भी इतने सक्रिय हैं कि आज भी वो दौड़ने लगते हैं, तेज तेज चलने लगते हैं, और खिलखिलाकर हंसते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, खिलकर हंसते रहते हैं, और सबको प्रसन्न करने का प्रयास भी करते हैं। इतना ही नहीं, उनके पिताजी बहुत ही साहसी भी हैं, हिम्मती भी हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। वो मौत के आगे न हिचके,
मौत से डरने वाले नहीं हैं, और अगर उनके सामने शेर आ जाता है तब भी वो विचलित नहीं होते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र लिखते हैं, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल, इन बनों के खूब भीतर, चार मुर्गे चार तीतर। तो इस तरह से वो सतपुड़ा की पहाड़ियों का वर्णन करते हैं। उसमें शेर, बाघ, सांप, बिच्छू सबका वर्णन करते हैं। इसलिए यहाँ मध्य प्रदेश की धरती से जुड़े हुए भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि मेरे पिताजी इतने साहसी हैं कि शेर का भी सामना कर लेते हैं, शेर के सामने भी विचलित नहीं होते हैं। बोल में बादल गरजता, आज भी उनकी बाणी में वही गर्जना है, वही ओज है, और उसी जोशो खरोश के साथ वो बात भी करते हैं। ऐसा लगता है जैसे बादल गरजता है। कवि ने यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया है। काम में झंझाल रसता, और जब पिताजी हमारे काम करने लगते हैं तो उनके सामने आधी तूफान भी शर्माने लगता है। बच्चों, जहाँ किसी वर्ण विषय को अतिशय बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार, हाइपरबोल, फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिसको अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। हमने कल इसके पहले वाले पद को पढ़ाया था, आज ये दूसरा भाग मैंने पढ़ाया है। इससे संबंधित जो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है असाइनमेंट में उसको डाल दिया गया है, व्हाट्सएप पर आएगा, उसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।